एक सिनेरियो इमेजिन करो, आप 40 साल के हो गए हो और आपके अकाउंट में पड़े हैं लगभग 3 करोड़। लोन नहीं है, कोई ईएमआई भी नहीं चल रही, बस आपकी है वो है जमा पूंजी। अब असली सवाल पैसा नहीं होता, असली सवाल होता है फ्रीडम का, आज़ादी का। क्या मैं अभी रिटायर हो सकता हूँ या हो सकते हो? और अगर हाँ तो सवाल आता है और कितने पीस के साथ, क्योंकि 40 पे रिटायर करना मतलब सिर्फ जॉब छोड़ना नहीं होता, मतलब है कि हमें 45 से 50 साल की लाइफ को फंड भी करना पड़ेगा, वो भी बिना सैलरी के। अब ऐसे कुछ सवाल जो आपके मन में शायद चल रहे होंगे वो सोचते हैं। सबसे पहले 3 करोड़ से मैं पर मंथ कितना पैसा निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ बिना जमा पूंजी को खत्म करे? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल, अगर मार्केट क्रैश आ जाए जैसे कि होगा 2008 में या 2020 में, तो मेरी इनकम रुक तो नहीं जाएगी? इन्फ्लेशन का क्या? आज जो 1 लाख है 15 साल बाद क्या बनेगा? टैक्स के बाद मेरे हाथ में कितना बचेगा? मेडिकल इमरजेंसी आई तो क्या मैं अपना प्लान को सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं? और सबसे शायद सबसे अनकंफर्टेबल सवाल बोल सकते हैं, अगर मैं 90 तक जी गया तो क्या ये 3 करोड़ इनफ रहेंगे? इसीलिए रिटायरमेंट का डिसीजन करोड़ देखकर नहीं लिया जाता, रिटायरमेंट का डिसीजन लिया जाता है कैश फ्लो, रिस्क, लॉन्गेविटी देखकर। तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली ये ही डिकोड करने वाले हैं। 40 की एज पर 3 करोड़ के साथ अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल है या नहीं? कितना मंथली इनकम सेफ है? मार्केट क्रैश में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इन्फ्लेशन कैसे हैंडल करना चाहिए? और कौन से केसेस में ये जो 3 करोड़ रुपए हमने जमा किए हैं वो इनफ होते हैं और कब नहीं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अजम्पशंस मानते हैं कि मान लीजिए कि आपकी जमा पूंजी है वो 3 करोड़ रुपए की है और आप 40 साल के हैं। अब आप रिटर्न चाहते हैं 8%, 10% या 12%। अब विड्रॉल जो है यानी आप जो पैसा निकालने वाले हर महीने वो है 1 लाख रुपए, यानी कि हो गया साल का 12 लाख रुपए। अब विड्रॉल जो है, जो पैसा निकालेंगे वो हर साल 5% से बढ़ेगा क्योंकि महंगाई दर है। अब जो ड्यूरेशन है कि कितने सालों तक ये चलने वाला है वो है, मान लेते हैं 80 साल, यानी कि आज से 40 साल बाद। अब 40 के हो चुके हैं, 80 साल तक यही सेम प्रोसेस अपन को करना है। 40 साल बाद क्या बचेगा? अब अपन इस टेबल को देखते हैं जिससे आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रही होगी, जो आपको दिखा रहा होगा कि अलग अलग सालों में अलग अलग रिटर्न अगर अपन कमाते हैं तो अपना कितना कॉर्पस बनता है और कितना पैसा बचता है। मतलब आप 8% पर भी 14.5 करोड़ निकाल रहे हैं और एंड में बच रहा है 6.4 करोड़। 10% पे आपने बचाया लगभग 44 करोड़ और 12% पे कम बचाया आपने 131 करोड़, यानी कि आपका जो विड्रॉल है वो सिर्फ 5% से बढ़ रहा है, जबकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 8, 10 या 12% से बढ़ रहा है। तो कॉर्पस का इंजन कंटिन्यूसली रिचार्ज होता जाएगा 40th ईयर में, यानी कि जब आप 80 साल के हो चुके होंगे, आपका जो विड्रॉल है, आपने जो पैसे निकाले हैं वो लगभग 6.7 लाख पर मंथ हो चुका होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा, फिर भी मॉडल सरवाइव करता है, ये जो अपन ने डिस्कस किया, बिकॉज रिटर्न्स जो है वो हायर है, यानी कि जितना आप रेट से आप पैसा निकालने की ग्रोथ कर रहे हो उतने उससे ज़्यादा रेट से आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है। पर ये कैलकुलेशन स्मूथ एवरेज रिटर्न अज्यूम करती है। रियल लाइफ में रिटर्न ऐसा तो होता नहीं है कि हर साल फिक्स रिटर्न मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं ये सारे रिटर्न्स, कभी कभार क्रैश आ जाता है, कभी साइडवेज आ जाते हैं। इसीलिए हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना दी कि जिसमें हम अलग अलग टाइप के रिस्क डिस्कस करें, प्लीज़ उस वीडियो को देखना मिस मत करना। अब नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, क्योंकि नंबर्स देखकर एक ही फीलिंग आती है यार, बस अब इसके ना किसी की बुरी नज़र ना लगे, ये ना मैजिक ऐसे ही चलता रहे। तो बनियों की एक सिंपल कहावत होती है, आपने सुनी होगी, पहले सोचो कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, फिर देखो जो बुरा हो सकता है क्या हम उसे रोक सकते हैं, और अगर हाँ हम उसे रोक सकते हैं वही बनेगा हमारे रिटायरमेंट फंड का काला टीका। बुरा सा बुरा क्या हो सकता है, यानी टाइप्स ऑफ रिस्क, इसको हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करें, इसके लिए हम ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बना चुके हैं। रिटायरमेंट में 3 सबसे बड़े रिस्क होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। सबसे पहला मार्केट क्रैश, अगर 2008 जैसा क्रैश आ जाता है तो
दूसरा होता है इन्फ्लेशन का रिस्क, यानी महंगाई दर का रिस्क। अगर आज 1 लाख रुपए चाहिए तो 15 साल वो हो सकता है 2 लाख से ऊपर चाहिए होगा पर मंथ। तीसरा है लॉन्गेविटी प्लस मेडिकल रिस्क। अगर लाइफ 90 साल तक चली गई और मेडिकल कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई तो क्या होगा? तो क्या हमारा ये कॉर्पस सर्वाइव कर पाएगा? अब इन तीनों रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, तीनों रिस्क को हम सॉल्व कर सकते हैं बकेट स्ट्रैटेजी से। 3 to 5 years बकेट स्ट्रैटेजी रिटायरमेंट का कह सकते हैं हम एक तरीके का क्वालिटी का। आपके पास मिनिमम 3 to 5 years का एक्सपेंसेस बिल्कुल सेफ बकेट में होना चाहिए, ताकि कभी भी मार्केट क्रैश हो भी तो क्या करेंगे, हम मार्केट से पैसा नहीं निकालेंगे, इस बार बकेट में से निकालेंगे। तो आप इक्विटी को टच ही मत करो उस समय पर जब मार्केट क्रैश हो। और इसमें 2 टाइप के रिस्क होते हैं जो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका आप आई बटन पे जाकर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, यानी कि साल को हो गए 12 लाख रुपए, 5 साल में हो गए 60 लाख रुपए। बस ये 60 लाख आपको मेंटल पीस देता है। मार्केट क्रैश हो, नो पैनिक। इक्विटी डाउन हो, नो फोर्स्ड सेलिंग। SW पोस्ट करना, स्टिल फाइन, हम तब भी काम चला लेंगे। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपने बकेट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। डिटेल बकेट स्ट्रैटेजी समझनी है तो आप आई बटन में जाके क्लिक कर सकते हैं। आपको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो ये पैसा? SCSs, FD लैडर, RBI बॉन्ड्स, हाई क्वालिटी के शॉर्ट टर्म डेट्स जैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपना ये सेफ्टी बकेट बनाने के लिए। और ग्रोथ के लिए इक्विटी बकेट अलग रहता है। मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में एग्जॉस्टिवली ब्रेक कर चुकी हूँ, जो कि है 5 year रूल फॉर रिटायरमेंट। आप इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझ सकते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है कि मार्केट डाउन टर्न को प्रैक्टिकली डैमेज फ्री कैसे बनाया जा सकता है और एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वो वाला वीडियो देख कर आओ। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है रिस्क कैसे मिटिगेट होता है, बकेट कैसे बनती है और क्रैश आने पर पोर्टफोलियो कैसे सर्वाइव कर सकता है। और अगर आपको जानना है कौन से रिस्क हो सकते हैं जिससे हमारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये भी हमने एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो में डिस्कस किया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा। फिर वापस इस वीडियो पे ज़रूर आना, क्योंकि अब हम यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि अगर क्रैश पहले 5 साल में आ गया तो विड्रॉल कैसे मैनेज करें। अब बिगेस्ट मेक और ब्रेक हेल्थ केयर प्लस लॉन्ग टर्म केयर। अभी तक ना हम नंबर समझ रहे थे कि हाँ हमारे पास 3 करोड़ रुपए रखे हैं, 12% का रिटर्न कमा लेंगे, 1 लाख रुपए मंथली एक्सपेंसेस है और हम आराम से निकाल भी पाएंगे। तो पेपर्स पर बहुत स्मूथ लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। लेकिन रिटायरमेंट का मेक और ब्रेक एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, वो है आपकी सेहत। जी हाँ, हेल्थ। और हेल्थ में भी सबसे डेंजरस जो पार्ट होता है, सबसे डेंजरस लाइन आइटम जो कहते हैं, वो है लॉन्ग टर्म केयर, अटेंडेंट, केयर गिवर, नर्सिंग असिस्टेड लिविंग का। क्योंकि रिटायरमेंट में रेंट फिक्स हो सकता है, आपकी जो ग्रॉसरीज है वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। पर लेकिन जो मेडिकल का खर्चा है और जो केयर गिवर का कॉस्ट है ना, तो हम आज बैठ के बता सकते हैं कि कितना लगेगा। एक फैक्ट सुनो जो शायद आपकी आंखें खोल देगा। एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि 2026 का जो ग्रॉस मेडिकल खर्चा है वो 12.9% का ट्रेंड दे रहा है। यानी कि अगर आज 40,000 का मंथली एक्सपेंस लगता है अपना हेल्थ केयर में, वो एक्सपेंस ना 10 से 12% हर साल बढ़ रहा है। यानी कि 10 साल में ये खर्चा आराम से डबल तो हो ही जाएगा। अब ग्राउंड रियलिटी और भी रिलेटेबल बना देगी अगर हम इसको नंबर से समझते तो, है ना। होम केयर गिवर की कॉस्ट इंडिया में रफली कितनी है? केयर गिवर की, होम केयर गिवर की आई थिंक 22,500 से लेकर 30,000 के बीच में मिल जाएगा कोई अटेंडेंट। लेकिन अगर हमें फुल टाइम नर्सिंग चाहिए तो कितना लगेगा? 7,500 से लेकर 52,000-53,000 के बीच में, ठीक है, फुल टाइम केयर गिवर या कह सकते हैं नर्सिंग के लिए। तो आप ये समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट बन गया। अभी तो हम 1 लाख रुपए लेके चल रहे थे कि हमें मंथली एक्सपेंस चाहिए, इतना बड़ा अमाउंट तो हमारे हेल्थ में चले गया, तो लाइफ स्टाइल के क्या बचेगा? हमारे बाकी नॉर्मली खर्चों के लिए कितना बचेगा? अगर एक स्टेज पर केयर गिवर प्लस मेडिसिन में भी 60 से 80,000 रुपए खा गया तो लाइफ स्टाइल का बफर कहाँ गया बॉस? ये तो हमने प्लान ही नहीं किया था। इसीलिए हेल्थ बकेट अलग लाना पड़ता है। रिटायरमेंट प्लानिंग में मेन एक सिंपल रूल रखते हो जो शायद आपको भी रखना चाहिए। हेल्थ का पैसा और लाइफस्टाइल का पैसा दोनों को मिक्स
मत करो, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो ऑप्शन है, उसमें हम थोड़ी कटौती में भी जी लेंगे, पर जो हेल्थ है वो नॉन निगोशिएबल है। अगर आपको खर्चा करना तो करना ही पड़ेगा। एक बकेट सिर्फ मेडिकल प्लस केयर गिवर के लिए होनी चाहिए, और उस बकेट को ऐसे रखो जैसे कि किसी क्राइसिस में या कोई आपत्ति पड़ने में ही काम आएगी। पोर्टफोलियो को पैनिक होकर ना इसको तोड़ो मत किसी भी हालत में, यार मार्केट डाउन है तोड़े तो नहीं, इसको सेपरेट रखो, प्यार से रखो, छोड़ दो उसको। प्री टैक्स 1 लाख का मतलब नेट 1 लाख नहीं होता है। अब आते हैं दूसरे साइलेंट किलर पर, टैक्स लीकेज। आप बोलते हो मैं 1 लाख रुपए मंथली निकाल लूँगा, पर सवाल ये है क्या ये 1 लाख रुपए पेपर्स पे दिख रहे हैं या सच में आपके हाथ में 1 लाख रुपए आने वाले हैं? ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन से एसेट क्लास के अंदर पैसा डाल रहे हो, क्योंकि हर एसेट क्लास का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है और उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपके हाथ में नेट पैसा कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन FD के इंटरेस्ट पे चलते हैं। अगर आपने FD पे पैसा डाल रखा है तो FD में जो इंटरेस्ट है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 1 लाख कमाने के लिए नेट हाथ में आए उसके लिए आपको 1.43 लाख कमाना पड़ेगा, क्योंकि 30% तो सीधा टैक्स में चले गया, बाकी का पैसा ही आपके हाथ में आएगा। 30% प्लस उसके पास सेस वगैरह भी होता है, इसलिए मैंने बोला 1.43 लाख। अगर विड्रॉल इक्विटी या म्यूचुअल फंड स्टॉक पे के गेन से होता है, ठीक है, इक्विटी में जो ना वो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रूल जो होता है वो एप्लीकेबल होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें एक थ्रेशोल्ड होती है, जितना तक एग्जाम्प्ट है उसके ऊपर कमाओगे तो उस पर एक रेट लगती है। जो रेट है अगर आप इक्विटी से कमाते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड से कमाते हो तो 1.25 लाख रुपए तक अगर आपने कमाया तो वो एग्जाम्प्ट है। उससे ऊपर जितना भी कमाओगे उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये है कि जो सेम 1 लाख नेट बनाने के लिए, याद रखिए नेट चाहिए हमें, ग्रॉस की बात करें ग्रॉस कम पड़ सकती है। और SWP में तो इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जो विड्रॉल है वो प्योर प्रॉफिट नहीं होता। जितना भी पैसा हम निकालते हैं उसमें कुछ हमारा मूल लगा होगा, प्लस उसमें ग्रेन होता है, तो जो टैक्स लगता है सिर्फ गेन पे लगता है। टैक्स इंसिडेंस ऑफन और भी लाइटर फील होता है, क्योंकि हमारा मूल भी साथ साथ में निकल रहा है। अगर कैश फ्लो रेंट से आ रहा हो तो रेंट में भी लॉजिक बहुत डिफरेंट होता है। सबसे पहले जो रेंट में से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जाता है जो कि होता है फ्लैट 30%, उसमें भी एक लिमिट है, ठीक है, जो सेक्शन 24A के अंडर डिडक्शन ये एप्लीकेबल होता है। मतलब कि 30% स्लैब में अगर आप आते हो तो इफेक्टिव जो टैक्स बर्डन होता है वो हो गया 21% ऑन योर ग्रॉस रेंटल इनकम। तो 1 लाख नेट के लिए ग्रॉस रेंट इंटरेस्ट से कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट पे तो 30% लग रहा था, इस पे कितना लगा? 21%। इसीलिए हो सकता है कि रेंट में अगर आप थोड़ा कम भी कमा रहे हो तो भी आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आए, क्योंकि टैक्स कम हो गया। तो रिटायरमेंट का रियल गेम ये नहीं है कि हम रिटर्न कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि हमारे हाथ में नेट कैश फ्लो कितना है। और नेट कैश फ्लो में सबसे बड़ी 2 चीज़ें होती है, हेल्थ और टैक्स लीकेज। इसलिए आप चाहे 3 करोड़ के कॉर्पस से रिटायर हो रहे हो या फिर आपके हाथ में 30 लाख रुपए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास हेल्थ बकेट अलग नहीं है और टैक्स प्लानिंग का लॉजिक क्लियर नहीं है, तो नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर्स पे देख रहे हो, आप रियल लाइफ में हो सकता है फेल हो जाओ अपनी अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर। तो सॉल्यूशन है टैक्स प्लानिंग करो ताकि टैक्स कम लगे। दूसरा, मेडिकल इंश्योरेंस लो ताकि आपकी जो रिटायरमेंट की लाइफ सुकून से जीने का सपना है वो कहीं सपना ही ना रह जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, पूरी जितना भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे पाएँ। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिसके लिए आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने एक लिंक दे रखा है ताकि आप मुझे सीधा संपर्क कर सकें। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।